तो यहाँ हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है हमारे पास में, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल संरचना और उसका संगठन। ठीक है, संगठन। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न कर सकता है, संरचना ना देकर के आपको ये दे दिया जाए कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस संरचना को हमें बताना है और वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर के बना है। अगर हमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब हमें उसके अंदर संगठन की बात करनी है। तो वायुमंडल से जो भी प्रश्न आ जाए, किससे बना है, कितनी परतें हैं, तो आपको यही प्रश्न, इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ, यही आंसर लिखना है आपको। ठीक है ना, चले देखें तो फिर बात शुरू करते हैं। यहाँ से हम एक मिनट, पेज मत पलटा करो, सब बीच में आवाज आती है। चले देखें, तो वायुमंडल संगठन की बात करते हैं पहले। संगठन, तो संगठन में क्या क्या आता है कि वायुमंडल जो है वो किन तत्वों से मिलकर के बना है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? चारों ओर का पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के चारों ओर का गैसों का आवरण क्या कहलाएगा? पर्यावरण, या उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में हम सिर्फ गैसों की बात कर रहे हैं, जबकि पर्यावरण के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। पर्यावरण में क्या क्या आ जाता है? उसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये चारों आ जाते हैं, तो उसे हम पर्यावरण कह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम वायुमंडल को भी इसी तरीके से ही परिभाषित करते हैं कि हमारे चारों ओर का जो गैसों का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल का संगठन जो बनेगा वो तीन तत्वों से मिलकर के बनेगा। तीन फॉर्म, कोई भी वस्तु होती है ना, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठोस अवस्था के रूप में, ठोस के रूप में हमें वायुमंडल के अंदर क्या मिलने वाला है? तो ठोस फॉर्म में हमें मिलते हैं धूल कण, यहाँ पे मिलेंगे धूल कण। द्रव अवस्था में हमें क्या मिलेगा? तो द्रव अवस्था में मिलेगा जलवाष्प, यहाँ मिलेगा जलवाष्प। और गैसीय फॉर्म में हमें क्या मिलेंगी? अन्य गैसें, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी? भी गैसें मिलेंगी। तो ये तीन चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। कोई भी वस्तु होती है ना, उसके तीन फॉर्म होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये आप याद रखो। तो वायुमंडल भी उन्हीं तीन पदार्थों से मिलके बना है, उन्हीं अवस्थाओं से मिलके बना है। बस ये है कि ठोस के रूप में वहाँ पे धूल कण है, द्रव के रूप में जलवाष्प है और गैस के रूप में बहुत सारी अन्य गैसें हैं। गैसों की यदि हम बात की जाए तो गैसों का जो प्रतिशत रहता है वो हमारे पास में है 96% गैसें हैं। पूरे वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं वो 96% है। मतलब ये जो रहेगा हमारे पास में धूल कण, ये 1 से लेकर के कितना 4% तक रहेंगे भी, ये दोनों धूल कण और जलवाष्प। कहने का मतलब ये मान लो कि हमारे पास में उसकी 100 इकाइयाँ हैं, तो 100 में से 96 तो गैसें सारी। तो जलवाष्प की वैल्यू कितनी है? तो उसकी वैल्यू लगभग 2 से 3% है और इसकी वैल्यू 1 से 2% है। चलिए आगे देखते हैं। अब गैसों में चर्चा करते हैं पहले गैसों के अंदर, तो कि गैसें हमारे पास में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ मुख्य गैसें आपने ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है इसकी मात्रा जो है वो वायुमंडल में कितनी है? 78.08%। ये वायुमंडल के अंदर इसकी उपस्थिति है। इसके बाद में दूसरा हमारे पास में कौन सा आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%, 21.93, ठीक है, सॉरी 20.93, 20.93%। इस तरीके से पॉइंट में याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 78 लिख सकते हो, इसको 21 लिख सकते हो। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास में ऑर्गन गैस। ऑर्गन, तो ये जो गैस है इसकी परसेंटेज आती है 0.93। और फिर आती है CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 0.03%।
इस तरीके से। बाकी इसके बाद में अन्य गैसों की जो वैल्यू रहती है वो 0.33 इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी आगे। तो इस तरीके से आपके पास में ये गैसें होंगी, मुख्य रूप से गैसें हैं जिनकी आपने विस्तार से चर्चा करनी है। ये भी ध्यान रखना, इनकी सबकी विस्तार से चर्चा होगी, नोट्स के अंदर पूरा दिया गया है, वहाँ से आप इसकी रीडिंग करें। नाइट्रोजन के बारे में बताएं कि नाइट्रोजन जो होती है ये 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे पास में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, लेकिन ऊपर जाते जाते मात्रा इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये 18 किलोमीटर की हाइट तक हमें मिलती है, 18 किलोमीटर। और जो जलवाष्प होता है ये 9 किलोमीटर तक ही मिलता है, 9 किलोमीटर तक। तो नीचे से लेकर के 9 किलोमीटर तक हमें जलवाष्प मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक मिलेगी, 18 किलोमीटर तक मिलेगी। उसके बाद में लगभग 80 किलोमीटर तक हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और 120 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। उसके बाद में आणविक गैसें आ जाती हैं या हल्की गैसें आ जाती हैं, इनको बारी गैसें कहा जाता है। विद्यार्थी रखना, ये कौन सी गैसें हैं, बारी है। इसके साथ में हल्की गैसें भी होती हैं, उसका इंडेक्स बना हुआ वो देखेंगे आप। फिर बात आ जाती है कि गैसें तो हो गई, अब आगे बात किसकी भी, धूलकण की, कि धूलकण का क्या काम है। धूलकण का काम होता है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना या प्रकिरण करना भी। प्रकिरण, ठीक है, इसका प्रकाश को प्रकिरण करना। प्रकिरण से क्या होता है, इस धूलकणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण से ही हमें सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो आकाश होता है वो लाल रंग का दिखाई देता ना, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि धूलकण उसको क्या कर देते हैं, प्रकिरण कर देते हैं। ध्यान रखना, एक प्रकिरण होता है और एक परावर्तन होता है, और ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित भी करते रहते हैं। जलवाष्प क्या होती है, जलवाष्प जो होती है ना, ये सूर्य ताप को ऑब्जर्व करती है, यानी कि ये अवशोषण का काम करती है, उसे अवशोषित कर लेती है, या उसके अलावा क्या करेगी भी, वर्षा कराने में, वर्षण में सहायक होती है। वर्षण करवाने में क्या होती है, सहायक होती है। वर्षण में धूलकण भी सहायक है और जलवाष्प भी सहायक होते हैं। धूलकणों के बिना वर्षा नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। और वर्षा होती किसके द्वारा है, जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प होगा तो ही वर्षा होगी। तो इसका मतलब वर्षण में इन दोनों का ही मुख्य रोल होता है। चलिए, तो ये संगठन है। संगठन के बारे में आपने इतनी बात पहले तो इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स बनाने के बाद में अब आपने क्या कर देना, हर एक गैस की अच्छे तरीके से 2-2 पेज पर क्या कर देनी है, इसकी व्याख्या कर देनी है। इसके पूरे नोट्स दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से रीड कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे, गेट बंद करो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं संरचना की। अब इसकी संरचना किससे बनी है, संरचना। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल की 5 परतें हैं भी। वायुमंडल की जो संरचना है वो किस रूप में है, 5 परतों के रूप में इसकी संरचना है। इसकी जो रचना है वो 5 परतों के रूप में 5 लेयर के अंदर इसको बांटा गया है। एक तो आप ध्यान रखेंगे भौतिक आधार पर, ध्यान रखना किस पर भी, भौतिक आधार पर इसको 5 परतों में बांटा गया है। और रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर इसको 2 परतों में बांटा गया है, 2 परतों में, ठीक है। 5 परतें कौन सी हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और 2 परतें कौन सी हैं ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि एक हमारे पास में है सममंडल और एक है विषम मंडल। विषम मंडल, एक सममंडल है और एक विषम मंडल है। विषम मंडल के क्या किसे कहेंगे, जहां पर विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की हमें यहाँ पे हलचल देखने को मिलती है। और सममंडल कौन सा, जहां लगभग एक जैसी हमें अवस्था मिलेगी, जहां गैस सबसे अधिक हमें मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, पहले 5 परतों को देखते हैं यहाँ पे। तो वो 5 परतें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली परत है वो है हमारी शोभ मंडल। सबसे पहली परत का नाम है शोभ मंडल।
क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक। क्यों 8 किलोमीटर क्या है? तो 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो कम है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। अब भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक क्यों है? एक बात ये ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है अभी, संवहनीय क्रियाएं होती हैं। अभी यहाँ पे संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मोटाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसकी ऊंचाई अधिक होगी। ये संवहनीय धाराएं क्या होती हैं इसको हम आगे चल करके देखेंगे जब हम बात करेंगे वायुदाब पेटियों की। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बिजली चमकना, ठीक है, बरसात होना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं, हमारा श्वास लेना, पेड़ पौधे जितना भी है, बर्फ जमना, ये सब की क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी कि संपूर्ण मौसमी घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भी मौसमी घटना होती है, आप मौसम के अंदर जो भी हलचल देखते हैं, बादल बनना, बारिश होना, ठीक है, ये सारी की सारी घटना कहाँ की है? क्षोभ मंडल की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए इस क्षोभ मंडल को विषमताओं वाला मंडल भी कहते हैं। विषमताओं वाला मंडल इसको कहते हैं। विषमताओं वाला मंडल क्यों कहते हैं? या फिर यहाँ पर संपूर्ण मौसमी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? इसका एक और कारण है, ध्यान रखना कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? अभी माइनस हो जाता है, घट जाता है। तापमान के घटने की दर कितनी है? तो तापमान घटता कहाँ पे है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, और जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो नीचे की और गहराई में जाने पर क्या दर है बढ़ने की? बढ़ने की दर क्या है? कल बताया था केल्विन की क्या दर है? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या है? बढ़ेगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो घटेगा। कितनी ऊंचाई पर घटेगा? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? तापमान घट जाएगा। इसके बाद में ये सब घटनाएं जो हैं वो किसकी हैं? क्षोभ मंडल की हैं, इसीलिए इसको विषमताओं वाला मंडल कहा जाता है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास में समताप मंडल। दूसरा आएगा हमारे पास में समताप मंडल। अब इसको हम समताप मंडल कह रहे हैं। समताप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लगभग तापमान जो है वो समान रहता है। तापमान समान रहता है तो कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती है। तो मौसमी घटना घटित नहीं होगी तो ये बिल्कुल एक शांत क्षेत्र रहेगा, इसीलिए हम इसको समताप मंडल कहते हैं। तो अगर ये शांत रहेगा ना, कोई हलचल नहीं होगा, तो ये किस काम आएगा? अभी ये किस काम आएगा? तो ये एरोप्लेन्स को उड़ाने के काम आता है। ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन्स जो भी उड़ते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर, एरोप्लेन जो है लंबी दूरी जो तय करने वाले होते हैं वो समताप मंडल में ही फ्लाई करते हैं। क्लियर? तो इसे कोई भी यहाँ पे घटना घटित नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन इसी के अंदर आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी घटना ना होने की वजह से यहाँ पर एक हमें लेयर मिलेगी भी, और जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत की मौजूदगी कहाँ पर है? तो समताप मंडल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पर है, तो वो समताप मंडल में है। और उस कितनी मोटाई है? 35 से लेकर के 50 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी है भी? 35 से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई है ओजोन परत की। और ये किस काम आती है? तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी ये एक छननी का काम करती है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि ये है हानिकारक जो सूर्य किरण है, कौन सी? पराबैंगनी, उसको आगे नहीं आने देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी आप अलग से इसकी एक मतलब बनेगा आपका ओजोन
गैस बनेगी, उसमें आपने अच्छे तरीके से व्याख्या करनी है इसकी ओजोन के बारे में। ओजोन कहाँ पर है, किस प्रकार से है, कैसे बनती है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनती है। ओजोन क्या होती है, O3 होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने ध्यान रखना, O+O2 क्या बन गया, O3 बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बात आपने इसमें पूरी तरीके से व्याख्या करनी है। ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से, CFC की वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से इसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है। मोटाई नापने की जो इकाई होती है वो डोप्सन होती है। तो वो सब बातें आपने नोट्स में से रीड करके इसमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, इसके बाद में आता है हमारे पास में मध्य मंडल। नेक्स्ट है हमारे पास में मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो ऊंचाई है मध्य मंडल की वो कितनी है, 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर इसमें फिर क्या होने लग जाता है, ऊंचाई के साथ तापमान अब बढ़ने लग जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट रहा था, अभी क्या हो जाएगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और समताप में क्या घटना थी, समताप में घटना थी कि यहाँ कोई भी तापमान में फेरबदल नहीं होता है। चलिए, अब यहाँ तापमान बढ़ रहा है और इसी क्षेत्र में क्या होते हैं, जो पृथ्वी से बाहर से आने वाले जो एस्ट्रॉयड होते हैं, वो सारे यहाँ पे जलकर क्या हो जाते हैं, अभी वो जल करके राख हो जाते हैं। इसमें होने वाली घटना कौन सी है, उल्का पिंड का राख बनना, ये किसकी घटना है, ये मध्य मंडल की घटना है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है हमारे पास में आयन मंडल। तो आयन मंडल में आणविक जो है गैसें यहाँ पे मौजूद होती हैं। उन आणविक गैसों की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस आयन मंडल में एक तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस मंडल में हमें मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। क्या फिक्स किए जाते हैं, यहाँ पे भी सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं, ताकि उनसे क्या किया जा सके, उनके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा सके भी, ठीक है। विश्व में कहीं पर भी उनके द्वारा कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पर सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, यानी ये किसके लिए फेमस है, कृत्रिम उपग्रहों के लिए फेमस है। इसी के साथ साथ यहाँ आणविक गैसों की वजह से, आणविक गैसों की वजह से क्या होता है भाई यहाँ पर, और चुंबकीय है। दूसरी बात क्या है इसकी, चुंबकीय परिधि। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, पृथ्वी की चुंबकीय परिधि देखने को मिलेगी इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर रेडियो तरंगे जो होती हैं यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। चुंबकीय तरंगे उनको बाहर नहीं जाने देती, वापस लौटा देती हैं। इसीलिए सिग्नल के लिए हम इसी क्षेत्र के अंदर कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपने एक बात रखनी है कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर एक ना मतलब कि अलग ही प्रकाश उत्पन्न होता है। एक हरे रंग का, हरे लाल रंग का मिक्स कलर का एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध पर, ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध पर कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण गोलार्ध पर उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिस। तो ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, इसको इस तरीके से पढ़ लेना। और फिर आता है बहिर्मंडल, ठीक है। तो बहिर्मंडल जो है इसमें क्या मिलेगा हमें, यहाँ सबसे हल्की गैसें हमें यहाँ पर मिलेंगी, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जैसे, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें हमें इस बहिर्मंडल में देखने को मिलेंगी। इस बहिर्मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग भौतिक आधार पर 5 परतों के आधार पर इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर इसकी मानी गई है। लेकिन रासायनिक तौर पे अगर देखा जाए, रासायनिक तौर पर कितनी परतें हैं, 2 परतें हैं। एक है हमारे पास में सममंडल और दूसरा है विषम मंडल।
सममंडल की ऊंचाई जो है ये ऊंचाई आती है हमारे पास में 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, ठीक है। और विषम मंडल की जो ऊंचाई है ये मिलती है 10,000 किलोमीटर तक भी, 10,000 किलोमीटर तक। यानी ये 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो 80 किलोमीटर तक क्षेत्र है, ये सारा का सारा कौन सा है? सममंडल है। ये नीचे वाला सममंडल है और ऊपर वाला सारा कौन सा है? विषम मंडल है। ये विषम मंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ आणविक गैसें हैं, इस वजह से। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हमारी 5 परतें हुई। अब आप एक एक परत को, पहले तो आपने डायग्राम बना दिया, फिर आप एक एक परत की व्याख्या करो अच्छी तरीके से। यहाँ व्याख्या करो। सबसे पहले आप सौरमंडल लिखो। सौरमंडल के अंदर आप लिखो कि यहाँ पर संपूर्ण मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है? घटता है, जिसकी घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा होना, चक्रवातों का आना, आंधी तूफान का आना, जलवाष्प होना, ठीक है, वाष्पीकरण होना। तो ये सारी घटनाएं इसी क्षेत्र के अंदर होती हैं। मनुष्य का श्वास लेना, घर बनाना, अपने पहाड़ों पर बर्फ जमना, ये सारी घटना जो है किसकी है? सौरमंडल की है। तो ऐसे करते करते आप 1 बाय 1 सभी की व्याख्या करो। उसके बाद रासायनिक तौर पर परतों का वायुमंडल का विभाजन करो। 2 परतें उसकी लिखो कि एक सममंडल है और एक विषम मंडल है। फिर सममंडल के अंदर लिखो कि सममंडल के अंदर क्षोभमंडल और समताप मंडल ये दोनों आते हैं, ठीक है। मध्यमंडल नहीं आता। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। अभी इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इस तरीके से आपने वापस जब सममंडल की बात करोगे ना, तब वापस इन दोनों की फिर से चर्चा कर देना, और विषम मंडल के अंदर इनकी फिर से चर्चा कर दो। डबल बार चर्चा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने ऐसे इसको करना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा इसका सबसे इंपॉर्टेंट 4th यूनिट का, वो है वायु दाब पेटियां। वायु दाब पेटियां। तो वायु दाब पेटियां जो हैं, इसमें आपने देखना है सबसे पहले वायु दाब क्या है, ठीक है। वायु दाब, तो वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? अभी वायु दाब कहलाता है। वायु दाब को मापने का जो यंत्र है, यंत्र जो होता है वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर। और मापने की जो इकाई होती है, इकाई कि इसको किस में मापा जाता है? इकाई, तो इकाई होती है इसकी मिलीबार। क्या इकाई होती है? मिलीबार। इसको मापने की इकाई मिलीबार है, इसको मिलीबार में मापा जाता है। और यंत्र है बैरोमीटर। फिर मिलीबार क्या है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि समुद्री सतह पर, समुद्री सतह पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? दाब, वायु दाब कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये रखना। कहाँ से मापा जाता है इसको? समुद्री सतह से, ठीक है। समुद्र सतह पर वायु के द्वारा 1 वर्ग सेंटीमीटर में लगाया गया दाब, उस 1 वर्ग सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। अब जब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर दाब लगाया जाता है ना, तो वहाँ पारे के द्वारा न मापा जाता है कि पारा उससे 76 इकाई ऊपर उठ जाता है, 76 इकाई ऊपर उठ जाता है। अगर आपको ये कहानी जो है अच्छी ना लगे, बोरिंग लगे, तो इस कहानी को रहने देना। मतलब कहानी में कुछ अभी समझ में ना आए, क्योंकि याद नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, नज़दीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि समुद्री सतह पर वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। सामान्य जो वायु दाब होता है वो कितना होता है? सामान्य वायु दाब या औसत वायु दाब जो होता है वो होता है 113.25 मिलीबार। ये सामान्य वायु दाब है। अभी
अब इसमें 112 लिख दिया ना कहीं पर, अगर 112 मिलीबार वायु दाब है तो उसे हम कहेंगे निम्न दाब। क्या कहेंगे कि ये क्या है, लो प्रेशर है। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। और अगर 113 से ऊपर जाएगा, 114-15 जाएगा तो समझ लेना वो क्या है, हाई प्रेशर है। आई बात समझ में? इस तरीके से ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये औसत ताप, औसत वायु दाब है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वायु दाब पेटियों के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, वायु दाब पेटियों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में 3 बातें आपने याद रखनी हैं, 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। आप इसको हेडिंग कैसे दोगे, तो हेडिंग अपनी तरफ से दो कि वायु दाब पेटियों को समझने के लिए 3 निम्न बातों की होना आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये हेडिंग दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी हेडिंग दो कि वायु दाब पेटियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, पहला बिंदु है कि जब तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा अभी, वायु दाब घटेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये वाली बात 1 नंबर पॉइंट पे मत लिखो, यहाँ पॉइंट पे क्या लिखो, यहाँ लिखो कि तापमान और वायु दाब का विपरीत संबंध होता है। आपने लिखा कि वायु दाब पेटियों को समझने के लिए निम्न 3 बातों को जानना अति आवश्यक है। आपने पॉइंट बना लिया अपने तरफ से। पॉइंट नंबर 1, इसमें आपने लिखा कि तापमान और वायु दाब का विपरीत संबंध होता है। व्याख्या कर दो इसकी व्याख्या में लिखो ये वाली बात कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वायु दाब क्या होता है, घटता है, और जैसे जैसे तापमान घटता है वैसे वैसे वायु दाब बढ़ता है। देखो कहानी बन गई ना अपनी तरफ से, एक ही पॉइंट से हमने ये कहानी बनाई। सेम अगली प्रश्न को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो दूसरा पॉइंट होता है कि हवाएं जो होती है ना, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। दूसरा है निम्न दाब। ये अब यहां पर भी पॉइंट नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहां पर बताता हूं कि पहले पॉइंट पे तो आपको लिखना रहेगा, यहां पे आप लिख देना कि तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। आपने ये बात यहाँ पे लिख दी पहली, और उसकी व्याख्या में आपने ये लिख दिया कि तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा। अब अगली बात में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है दाब प्रवणता। यहाँ पे क्या लिखोगे, दाब प्रवणता। अब ये दाब प्रवणता क्या होती है, दाब प्रवणता होती है कि कहीं पर दाब उच्च है तो कहीं पर दाब निम्न है। उच्च और निम्न दाब के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। तो आपने लिखा कि दाब प्रवणता, पॉइंट लगा लिया, इसमें आपने लिखा कि उच्च दाब और निम्न दाब के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी हवा उतनी अधिक तेज चलेगी, जितनी दाब प्रवणता कम होगी हवा धीरे चलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है दूसरे नंबर पे। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है स्थल और जल का, आप पॉइंट बना लो अपनी तरफ से, स्थल और जल की तुलना, ये पॉइंट बना लिया। अब इसमें लिखेंगे क्या, हम इसमें लिखेंगे कि स्थल जल की अपेक्षा जल्दी से ठंडा होता है और जल्दी से ही गर्म हो जाता है। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, तो आपने इसकी कहानी बनानी है अच्छे तरीके से। इसका पॉइंट कौन सा रहेगा, पॉइंट का नंबर क्या रहेगा, तीसरा नंबर है पॉइंट। और इसमें पॉइंट में आप लिखोगे क्या, पॉइंट में लिखोगे स्थल और जल की तुलना।
और अंदर व्याख्या में क्या लिखोगे, व्याख्या में लिखो अच्छे तरीके से कि स्थल भाग जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी से ही ठंडा भी हो जाता है। हर एक स्थान पे कोई भी हो, कहीं पे भी अगर जल और स्थल दोनों आस पास में है, पानी का तालाब है तो तालाब के बाहर स्थल होगा। तालाब तो उसे कहेंगे ना जिसके चारों ओर स्थल भाग है और बीच में पानी है, उसे हम झील कहेंगे, तालाब कहेंगे। तो वहाँ जल और स्थल है, तो जल क्या होगा, दिन में अब उस पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है एक ही जगह पे, यहाँ पे स्थल भी है और पास में जल भी है, तो प्रकाश एक जैसा पड़ रहा है, तो उनमें से जल्दी से गर्म कौन होगा, स्थल भाग। और जल क्या होगा, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर नीचे तक गर्म होगा। और जैसे रात हो जाएगी तो रात में ठंडा कौन होगा पहले, तो स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा और जो स्थल ठंडा हो जाएगा और जो जल है तो जल की 1 बाय 1 लेयर लेयर धीरे धीरे ठंडी होगी, तो उसको टाइम लगेगा। सीधा सा ये बात है कि जो ठोस पदार्थ होता है, यानी आपने एक टब के अंदर या एक जब चाय बनाते हो तो चाय बनाते टाइम अपने जो टोपियाँ लेते हैं, क्या होता है, बर्तन होता है ना चाय वाला, उसमें पानी डाला और उबालने रख दिया। अब आपने देखा होगा कि पानी अभी उबला नहीं लेकिन बर्तन पहले गर्म हुआ है। तो बस यही समझ लो कि ठोस पदार्थ पहले गर्म होता है और द्रव पदार्थ बाद में गर्म होता है। समझ गए ना, इस तरीके से। तो ऐसे आपने ये बात ध्यान रखनी है। चलिए 3 बातें अगर आपने जान ली तो अब अपन वायुदाब पेटियों को समझ सकते हैं। तो देखिए वायुदाब पेटियों का वर्गीकरण। तो वायुदाब पेटियों को 7 भागों में बांटा गया। कितनी पेटियां हैं वायुदाब की? वायुदाब की 7 पेटियां हैं, जिनमें से 3 तापजन्य हैं और 4 पेटियां गतिजन्य हैं। अब ये क्या होती हैं आगे चल के समझना। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक गोलार्ध बनाएंगे, पृथ्वी बनाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि 7 पेटियां कौन कौन सी हैं और उनको किस तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले ये हमारे पास में आ गया अभी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा पर सूरज साल भर यहाँ पे इसके आसपास रहता है। तो सूरज साल भर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ क्या होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो फिर वायुदाब कैसा होगा अभी बताओ जल्दी से। अभी बताया आपको मैंने, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। तो इस वजह से यहाँ पर बनने वाला जो वायुदाब है वो कैसा है, लो प्रेशर का है यहाँ। अब यहाँ वायुदाब कम है, कितने एरिया के बीच में है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में है। यहाँ 10 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस एरिया में क्या रहता है, तापमान अधिक रहता है, इस वजह से जो है लो प्रेशर बना है। तो इसमें बनने वाली जो एक पेटी है, देखो ये क्या बन गई, एक पूरी पेटी बन गई, एक पूरा क्षेत्र बन गया। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम देते हैं विषुवतीय निम्न दाब पेटी। क्या कहते हैं इसका नाम, विषुवतीय निम्न दाब पेटी इसका नाम है। तो ये जो पेटी है ना, ये कैसी है, गतिजन्य। ये कैसी है भी, गतिजन्य पेटी है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये ए पेटी है। ठीक है, ए पेटी का मतलब है कि ए पेटी मतलब तापजन्य। ये कैसी है, तापजन्य पेटी है। नेक्स्ट आगे, ध्रुवों पर क्या होता है, तापमान कैसा होता है अभी, कम होता है। तापमान कम होता है इसीलिए यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा अभी, वायुदाब कैसा होगा, जल्दी से बोले। वायुदाब बढ़ेगा ना, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो वायुदाब अधिक है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर वायुदाब अधिक है तो हम इसे कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च
वायुदाब पेटी, ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये भी हो गई, दूसरी ये होगी। अब ये दोनों की दोनों जो पेटियां हैं ये किसकी वजह से, हाई प्रेशर किसकी वजह से हुआ था? हाई प्रेशर तापमान कम होने की वजह से हुआ था। इसका मतलब तापमान का रोल है यहाँ पे, तापमान का मुख्य रोल है। तो ये तीनों पेटियां कैसी हैं? तापजन्य हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी और दो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां तापजन्य हैं। इसके अलावा जो चारों आएंगी, टोटल कितनी है? 7। तो चारों जो आएंगी वो गति के कारण होंगी। चलिए देखें, अब यहाँ पे बात समझनी है। वापस से यहाँ आ जाओ भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर तापमान अधिक था, तापमान अधिक होने की वजह से वायु का दाब कम हुआ। दाब कैसे लगता है? दाब तो नीचे की ओर लगता है ना। इसका मतलब दाब नीचे की ओर ना लग करके हवा कम दाब दे रही है, मतलब हवा ऊपर उठ रही है, इसीलिए कम दाब है। तो हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर कहीं ना कहीं जाके छत से टकराएगी तो सही ना। तो ऊपर छत कौन सी है? शोभ सीमा। शोभ मंडल का जो ऊपरी सिरा है उसे कहते हैं शोभ सीमा। तो वो शोभ सीमा के साथ टकराएगी और इस वजह से शोभ सीमा की ऊंचाई क्या हो जाती है? भूमध्य रेखा पर बढ़ जाती है और ध्रुवों पर उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शोभ मंडल फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होता रहता है। और मान लो कभी कभार यहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर बन जाए। लो प्रेशर कब बनेगा? जब यहाँ तापमान बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर बन गया एकदम से, लो प्रेशर बनने का मतलब है हवा एकदम से ऊपर उठी, एकदम से ऊपर उठी और शोभ सीमा को तोड़ करके बाहर निकल गई। क्या हो गया? बाहर निकल गई। तो एकदम से लो प्रेशर बन जाएगा और आसपास की जो हवा है उस लो प्रेशर को भरने के लिए अंदर की ओर आना शुरू कर देगी। और जब अंदर की ओर आना शुरू कर देंगी ना तो एक बवंडर बन जाएगा। तो क्या बनेगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या बन जाएगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऐसे होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। आई बात समझ में? ये ध्यान रखो। वापस आते हैं। तो आपने समझा कि लो प्रेशर का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। वो ऊपर की ओर जो उठ रहा है वो कौन है? वो है संवहनीय धाराएं। क्या है वो? संवहनीय धाराएं हैं। चलिए यहाँ पर अपन अलग से समझते हैं। ये हमारा है 0 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री, दोनों गोलार्धों का, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, ठीक है, और ये होगी हमारी शोभ सीमा। अब इसके अंदर अंदर क्या हो जाएगी? ये ऐसे ऊपर जा करके ऐसे घूम जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी क्या हो जाएगा? ये ठंडी हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी। अब हवा ठंडी हो जाएगी तो इसको वापिस से क्या होगा? अभी नीचे आना पड़ेगा। ये नीचे कहाँ पर आएगी? जहाँ पर तापमान का ज़्यादा फर्क नहीं होगा अभी, ठीक है, मतलब जहाँ तापमान अधिक नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ से तो हवा ऊपर उठ रही है ना, गर्म होके। देखो तापमान ज़्यादा है तो हवा क्या होगी? हल्की होगी। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। इसका मतलब जहाँ तापमान का थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है? ये जो है हमारे पास में ये उष्ण कटिबंध है। क्या है ये? उष्ण कटिबंध है। तो हवा उतरेगी उपोष्ण कटिबंधों में। कहाँ पे उतरेगी? उपोष्ण कटिबंधों में जाकर के नीचे उतरेगी। तो उपोष्ण कटिबंध कहाँ पे पाए जाते हैं? तो एक बात देखो, यहाँ पर समझो, ये हमारे पास में है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर 23.5, 66.5 और 90। अब इस बीच में ध्यान रहे, इस बीच में जो ये वाला क्षेत्र है 23 से लेकर के 23 के बीच वाला, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको भी? उष्ण कटिबंध। और जो 23 से लेकर 66.5 का है इसे कहते हैं उपोष्ण। क्या? उपोष्ण या शीतोष्ण। क्या कहेंगे भी? शीतोष्ण।
ये वाला एरिया, उपोष्ण और शीतोष्ण। और जो 66.5 से लेकर के 90 के बीच का है इसे कहेंगे शीत। क्या कहेंगे इसको? शीत कहेंगे। ये हो गया शीत। तो ये आपके कटिबंध बन गए हैं, ध्यान रख लेना। ये चारों कटिबंध हो गए हमारे पास में। कटिबंध कितने हैं टोटल? 5। जैसे पेटियां 7 है ना, वैसे कटिबंध जो है वो कितने हैं? 5 है। तो देखो उष्ण कटिबंध 1 हुआ, उपोष्ण और शीतोष्ण को दोनों को एक ही मानते हैं, और एक शीत हो गया। तो शीत और उपोष्ण 2 और उष्ण 3, फिर से उपोष्ण 4 और शीत 5। तो ऐसे करके हमारे पास में ये 5 जो है वायु तापमान कटिबंध है, ताप कटिबंध है। तो इसका मतलब ये जो हवा नीचे उतरेगी ना, ये 23.5 के बाद नीचे उतरेगी। 23.5 के बाद, उससे पहले नहीं उतरेगी। तो 23.5 के बाद में ही उपोष्ण कटिबंध आएंगे। तो कहाँ पर उतरेगी? 35 डिग्री के पास में। 35 डिग्री के पास में ये नीचे उतरेगी। 30 डिग्री से लेकर के 35 के बीच में नीचे उतरेगी। 30 से लेकर के 35 के बीच में नीचे उतरेगी। तो ये हमारे पास में, अब जहां हवा नीचे उतरेगी तो वहां पर हाई प्रेशर होगा कि लो? जल्दी से बताएं भी, कैसा होगा भी? हाई प्रेशर होगा। क्यों हाई प्रेशर होगा? क्योंकि हवा नीचे उतर रही है। नीचे उतर रही है मतलब दबाव अधिक लगेगा। ये हाई प्रेशर होगा, ठीक है, यहां पर। तो ये बन गया हमारे पास में एक सर्कल। ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। इसे कहते हैं फेरल कोशिका। क्या कहते हैं इसको भी? फेरल कोशिका, ठीक है। फेरल सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कोशिका लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरी बात यहां पे देखिए कि एक हमारे पास यहाँ बीच में ये जो क्षेत्र है बीच का, कितना क्षेत्र? ये बनेगा हमारे पास में 60 से 65 के बीच। 60 से 65 के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, ये क्या है, यहां पर क्या बनेगा अभी? लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? लो प्रेशर बनेगा। किसकी वजह से बन रहा है? गति की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। 60 से 65 के बीच में यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। 60 से 65। तो यहाँ का जो लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? हवा का ऊपर उठना। अब ये हवा ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगी, तो ये सामने वाली से टकराएगी, जो उधर से आ रही है ना, उससे टकराएगी। तो ये कहाँ उतरेगी? उसी के बीच में, 30 से 35 के बीच में, वहीं जा करके उधर उतरेगी। जो इस तरफ घूमेगी वो यहाँ उतरेगी, 80 से लेकर के कहाँ? 90 के बीच में। ये देखो 80 से लेकर के 90 के बीच में क्या बना देगी? यहाँ पे हाई प्रेशर बना देगी। तो यहाँ पर कितनी सेल हमारे बन चुके हैं? 3 सेल बन चुके हैं। एक ये रहा जिसको फेरल कोशिका कहते हैं, दूसरा ये रहा जिसको हेडली कोशिका कहते हैं, हेडली, और एक ये रहा जिसको ध्रुवीय सेल कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। 3 हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं। ये कौन से स्टेप हैं? ये हैं यहाँ से ऊपर के, यानी कि लंबवत। ये कहानी कौन सी थी अभी तक चल रही थी? ये कहानी लंबवत चल रही है। और ये जो कहानी चल रही है ये कौन सी है? कैसी है? अक्षांशों के अकॉर्डिंग चल रही है। अक्षांशों यानी धरातल पर चल रही है, क्षैतिज चल रही है। ये जो हम देख रहे हैं ये क्षैतिज है, समझिए, ये क्षैतिज है। और ये जो ऊपर की ओर हवा का ऊपर की ओर उठना और छत से टकराना, टकरा करके फिर दीवार के उस तरफ जा करके, इधर का उस तरफ जा करके नीचे उतरना, ये कहानी किसकी है? वायुमंडल की है, ऊपर की। और इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर, वहाँ हाई प्रेशर और इधर भी हाई प्रेशर।
अब हाई प्रेशर कहाँ बना है? वायुमंडल में बना है कि नीचे बना है? क्षैतिज बना है ना, नीचे बना है। तो वहाँ का हाई प्रेशर और वहाँ का हाई प्रेशर, और यहाँ पे कौन सा है? लो प्रेशर, बीच में लो है। तो हाई से लो की ओर क्या चलेगा? हवा चलेगी ना। अब हवा वहाँ से नीचे उतर रही है, तो उतर तो रही है, यहाँ से ऊपर उठ रही है, तो यहाँ की जगह तो खाली हो गई। तो यहाँ जगह खाली होगी तो इस जगह को भरने के लिए हवा क्या होगी? इस तरफ आएगी। अब हवा ऐसे चलेगी, यहाँ पर हवाएं चलेंगी हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, ऐसे। ये जो हवा चलेगी ये क्षैतिज चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कैसे चलेगी? क्षैतिज चलेगी, धरातल पर चलेगी। और ये जो चल रही थी ना ऊपर, ये जो घूम रही थी, ये कहाँ थी? क्षोभ सीमा पर थी, समझ गए ना। ऐसा करके ध्यान रखना आपने। चलिए, अब हमने पहले वायुदाब पेटियां तो बना ली सारी की सारी, इन सब के नाम भी दे देते हैं। तो पहली पेटी का नाम है यहाँ पे जो बीच में हमने दी थी, ये विषुवतीय, विषुवतीय। अब आगे लिखना जरूरी है, इसके लिख लेना कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी, इसका नाम है उपोषण, उपोषण। तो क्या लिखेंगे? पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? उपोषण उच्च दाब पेटी। इसका नाम है उपध्रुवीय। तो उपध्रुवीय पूरा नाम क्या आएगा? पूरा नाम क्या आएगा? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ध्रुवीय। और पूरा नाम क्या लिखा जाएगा? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। समझ गए ना। ऐसे करके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ये 7 पेटियां हैं, इन सब की आपने व्याख्या करनी है। इतना डायग्राम बनने के बाद में इसकी व्याख्या करोगे। व्याख्या करोगे आप, हेडिंग लिखोगे कि वायुदाब पेटियां। पहली पेटी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, इसमें आप लिखोगे यह पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में बनती है। यहाँ तापमान अधिक होने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिस वजह से यहाँ निम्न दाब बनता है, निम्न दाब बनता है। हवा ऊपर उठने के कारण यहाँ शांत वातावरण बनता है। कैसा वातावरण बनता है? शांत वातावरण। इसीलिए 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ अक्षांशों को डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। इस क्षेत्र को डोलड्रम, इसका क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? डोलड्रम है। इस क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। ऐसी कहानी आपने कर दी, ऐसे ही पूरा का पूरा बता देना है। नेक्स्ट फिर आप दूसरे नंबर पे हेडिंग लगानी है उपोषण उच्च दाब पेटी। इसमें लिखना है कि यह पेटी दोनों गोलार्धों में, दोनों की व्याख्या एक साथ ही कर देनी है, ठीक है। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर विषुवत रेखा से संवहनीय धाराएं ऊपर उठ करके इस क्षेत्र में नीचे उतरती हैं, और जब वो नीचे उतरती हैं तो हवा का वायु का प्रेशर जो है वो बढ़ा देती हैं। वायुदाब क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। वायुदाब बढ़ने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर जो भी पहले जहाज चलते थे वो हवा वाले जहाज होते थे, तो वो जहाज़ों पर दाब जो है बढ़ जाता था। इस वजह से यहाँ था यूरोप और यहाँ था वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह। तो यूरोपीय लोग जो हैं घोड़ों को लाद करके यहाँ जाते थे खेती करने के लिए। आई बात समझ में? तो अब जब इस क्षेत्र को बीच में से क्रॉस करते थे ना, तो यहाँ पर तो था हाई प्रेशर और हवा का ऊपर से आता था दबाव। इस वजह से जहाज आगे खिसकता नहीं था, तो उनको अपने जहाज में से घोड़ों को क्या करना पड़ता था? पानी में फेंकना पड़ता था। जिस वजह से इस 30 से 35 अक्षांशों का नाम पड़ गया क्या भी? अशव अक्षांश। अशव अक्षांश, इसका नाम पड़ गया अशव अक्षांश। दैट्स क्लियर? इस तरीके से आपने इसके अंदर भी बात कह देनी है। सेम ऐसे बात ऊपर वाली करनी है। उपध्रुवीय की कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। दोनों गोलार्धों में ये 60 से 65 के बीच में पाई जाती है और यह एक निम्न दाब पेटी है। फिर ऊपर की बात होगी। इस तरीके से आपने कहानी खत्म कर दी। अब आ जाएगा हमारे पास में हवाओं के प्रकार, ठीक है, पवनों के प्रकार। इसके बाद में वायुदाब खत्म होते ही हमारे पास में आ जाएगा पवनों के प्रकार।
तो पहले तो आप क्या कर देना, यहाँ पर पवनों के प्रकार बना देना। 3 प्रकार की पवनें हैं। एक तो है हमारे पास में स्थायी पवनें हैं, दूसरी हमारे पास में कैसी है भी अस्थायी है, और तीसरी हमारे पास में जो है वो है कैसी, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो है ये कौन कौन सी हैं, 3 प्रकार की हैं। व्यापारिक है, दूसरी है हमारे पास में कौन सी भी, पछुआ, तीसरी है ध्रुवीय। अस्थायी पवनें कौन सी हैं, तो अस्थायी पवनें हैं मौसमी, स्थल और जल समीर, और दूसरा है पर्वत और घाटी समीर। ठीक है। इसके बाद में स्थायी जो पवनें हैं, स्थानीय जो पवनें हैं, ये 2 प्रकार की हैं। स्थानीय पवनें कौन कौन सी, एक है गर्म और एक है ठंडी। एक गर्म है और एक ठंडी है। ये हमारे पास में 2 प्रकार की पवनें होंगी। गर्म पवनों के अलग अलग नाम लिख देने हैं, अलग अलग प्रदेशों के। ये इंडेक्स ऐसा कैसा बना हुआ है। अब देखिए स्थायी पवनों को हमें कैसे दर्शाना है, तो सेम टू सेम ये करने के बाद में आप वापस से ये वाला डायग्राम भले आप चाहो तो अलग से बना लो, फिर से बना लो। वायुदाब पेटियों में भी इसको काम ले लो और इसी डायग्राम को काम ले लो पवनों के प्रकार में भी, समझिए, स्थायी पवनों के अंदर भी ले लो। तो 2 जगह पे आपका डायग्राम बन जाएगा। उससे आपका क्या हो जाएगा भी, बच जाएगा वो आपका जो क्षेत्र है, आपका ज़्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, अब एक कहानी को समझना है यहाँ पे फिर से। कौन सी कहानी भी, अब हवा जो चल रही है वो हाई से लो की ओर तो चलेगी, लेकिन इसी के साथ पृथ्वी घूम भी रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल लगेगा भी, एक क्या लगेगा, बल उत्पन्न होगा। उस बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं भी, कोरियोलिस बल। पहले आप इस बल को सिद्ध करेंगे। आप लिखेंगे स्थायी पवनें, फिर आप उसमें स्थायी पवनों के बारे में सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत लगने वाला जो बल होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। फिर आता है फेरल का नियम। इसमें आप लिखोगे कि कोरियोलिस बल को और अच्छे तरीके से क्या कर दिया अभी, संशोधित करके बताने वाला जो विद्वान था वो था भी फेरल। फेरल ने ये कहा कि उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होंगी वो अपनी किस ओर मुड़ेंगी भी, किस ओर मुड़ेंगी, दाईं ओर मुड़ेंगी। और दक्षिण गोलार्ध की जो पवनें होंगी वो अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। ठीक है, ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगी। ये फेरल ने ये कहानी कह दी, ये बन गया फेरल का नियम। अब हम इस फेरल के नियम के अनुसार हम इसकी पालन करेंगे। जिस 0 डिग्री के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तर से आने वाली ये हवा ऊपर से हाई प्रेशर से लो की ओर आ रही है, तो ये हवा उत्तरी गोलार्ध की हवा है, तो ये अपने किस ओर मुड़ेगी, किस ओर मुड़ेगी, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध की पवन किस ओर मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। तो इसका दायां कहाँ बनेगा, इसका दायां कहाँ पर बनेगा, किस तरफ, दायां किस तरफ होता है, आपका दायां हैंड कौन सा है, राइट साइड वाला जो है वो आपका दायां है। तो जिससे आप लिखते हो वो दायां है, तो दाएं ओर मुड़ेगी। लेकिन इसका जो मुख है वो नीचे की ओर है और आपका मुख कहाँ है, ऊपर की ओर। तो आपका मुख ऊपर की ओर है इसीलिए दायां इधर बन रहा है। आपके कहने के अनुसार ये हवा इधर जाएगी, लेकिन नहीं, आप इस हवा के अनुसार खड़े होकर के देखो। आप ऐसे खड़े हो, ऐसे, हवा का मुख नीचे की ओर है ना, तो ऐसे खड़े होना है। तो अब हमारा दायां कौन सा है, ये वाला है। तो हवा किधर जाएगी, इस तरफ मुड़ेगी, ऐसे करके, समझ गए। इस तरीके से हवा को यहाँ पे चलना है ऐसे। और नीचे वाली जो हवा है वो अपनी बाईं ओर मुड़ेगी। तो अब मुझे ऐसे खड़े रहना है क्योंकि इसका मुख कहाँ है, ऊपर की ओर। जिसका मुख ऊपर की ओर होगा उसके लिए हमें ऐसे खड़े रहना है। और अगर वो दक्षिण के अंदर चल रही है
तो बायां देखना है, और अगर वो उत्तर के अंदर चल रही है तो दायां देखना है। तो ये हवा कहाँ चल रही है? उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके लिए तो दाएं घुमाऊंगा, और ये हवा कहाँ चल रही है? दक्षिण गोलार्ध में, तो इसके लिए किधर घुमाऊंगा? भी बाएं ओर घुमाना है, ऐसे करके। और ऐसे ही ये देखो, ये हवा भी कहाँ चल रही है? दक्षिण गोलार्ध में चल रही है, तो इसको ऐसे घुमाना है। अब ये दक्षिण गोलार्ध की हवा है, बाएं मोड़नी थी, लेकिन इसका मुख नीचे की ओर है, इसीलिए इसका बायां यहां बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो ये देखो, इसका मुख नीचे की ओर है, तो इसका दायां इधर बनेगा। ये होगी हमारे पास में स्थायी पवनें। तो स्थायी पवनों में ये हमारी सबसे पहले जो है, ये है व्यापारिक पवनें। जब आप इसकी हेडिंग लिखोगे पवनों के प्रकार, तो सबसे पहले आप लिखोगे व्यापारिक पवनें। इसमें आप लिखोगे कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये उपोष्ण उच्च दाब से किस ओर चल रही हैं? ये देखो, ये उपोष्ण उच्च दाब है, तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो ये पवनें दोनों ही गोलार्धों में, कहाँ पे? दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। आई बात समझे? चले ऐसे, फिर आगे आ गई कौन सी हमारे पास में? पछुआ पवनें आ गई, और फिर कौन सी आ गई? ध्रुवीय पवनें आ गई। ठीक है, इस तरीके से इनकी व्याख्या कर देनी है। ध्रुवीय पवनें दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं, उपध्रुवीय ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर ये चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और कहानी को लंबा करना चाहो तो और कर सकते हो। कैसे? जैसे व्यापारिक पवनें हैं, ये दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, वो उत्तर पूर्व से, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं। और जो नीचे वाली पवनें हैं, ये भी व्यापारिक हैं, लेकिन ये चलती हैं साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती हैं। तो जब कोई पवन जिस दिशा से आ रही होती है ना, उसका वही नाम होता है। जिस दिशा से आती है ना, उसका नाम वहीं से पड़ता है। अब पश्चिम से हवा आएगी तो हम उसको पछुआ कहेंगे, पूर्व से हवा आएगी तो हम उससे पूर्वैया कहेंगे। आई बस में। ऐसे ही ये हवा कहाँ से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड यानी व्यापारिक, तो इसका नाम होता है नेट। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का नाम नेट है, और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का नाम सेट है। इस तरीके से आप इसकी कहानी को और लंबा कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसे करके आपने इनके बता देना है। दिशा भी बता दो इनकी कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा ये होती है, दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा ये होती है। दिशा कैसे आएगी? जब आप इसको बना लोगे तो दिशा अपने आप ही आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारी कहानी आती है मौसमी पवनों पर। मौसमी पवनें दो प्रकार की हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन। यहाँ पे आप चक्रवातों की कहानी लिख सकते हो, यहाँ पे आप चक्रवातों को कर सकते हो कि उस ग्रीष्म काल में यहाँ पे क्या होगा? भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलेंगे, और शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलेंगे। यहाँ पे ये अपनी बात कह सकते हैं। या फिर अपने भारत की यहाँ पे बात होती है, ये भारत के लिए स्पेशल आता है, क्योंकि भारत जो है कहाँ? हिंद महासागर के उत्तर में है। तो क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर, जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, तब हवाएं ऐसे चलती हैं। हम कहते हैं ना दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया। तो ये देखो, ये साउथ और वेस्ट से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से आ रही हैं, तो जिधर से आती हैं उसका नाम वही पड़ जाता है। तो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है, और शीतकाल में उत्तर पूर्व मानसून
चलता है। ठीक है, इस तरीके से उत्तर से लौटने लग जाती हैं हवाएं। तो इस तरीके से ये हवाएं यहाँ पे आ गई। फिर आ गया अभी स्थल समीर और जल समीर क्या है। अभी स्थल और जल समीर क्या होता है, तो इसमें आपने देख लेना है कि स्थल भाग जो होता है, आपको मैंने बताया कि वो जल की अपेक्षा क्या होता है, अभी जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो अब आप मुझे जल्दी से बता देना भी कि अब दिन का समय है तो पहले कौन गर्म होगा, स्थल गर्म होगा। तो स्थल पर प्रेशर कैसा बनेगा, अरे भाई हाई कैसे बन जाएगा, स्थल पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, और जल पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो हवा कैसे चलेगी, हाई से लो की ओर, यानी कि जल से स्थल की ओर। तो हवा जिस दिशा से आती है उसका नाम भी वही होता है। तो इस हवा का नाम क्या रहेगा, जल समीर। यहां पर रात्रि का समय है, तो रात्रि के समय में क्या हो जाएगा, अभी जल्दी से ठंडा कौन होगा, स्थल ठंडा होगा। तो स्थल पे क्या बनेगा, स्थल पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और जल पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी गर्म है इसीलिए। अब हवा कैसे चलेगी, स्थल से जल की ओर चलेगी और फिर से ऊपर उठेगी, गर्म ठंडी होकर के फिर से नीचे आ जाएगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्थल समीर। ठीक है ना, ऐसे आपने ये दोनों बना देनी है, समझ गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दूसरा, पर्वत और घाटी समीर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पर्वत और दूसरी होगी हमारे पास में घाटी। ठीक है, अब बताओ दिन के समय पर्वतों पे गर्मी होगी या सर्दी होगी, भी गर्मी होगी। तो प्रेशर कैसा बनेगा, प्रेशर कैसा बनेगा, लो। घाटी में कैसा बनेगा, हाई। और हवा कैसे चलेगी, हाई से लो, यानी कि घाटी से पर्वत की ओर। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, अभी घाटी समीर आएगा। ठीक है, रात्रि के समय अब क्या होगा, पर्वत ऊंची जगह, छत जो होती है ठंडी होती है, गलियां गर्म होती हैं। ठीक है ना, रात्रि के समय अपन छत पे क्यों सोते हैं, क्योंकि ठंडी होती है सर्दियों में, गर्मियों में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब हवा कैसे आएगी, हाई से लो की ओर आएगी। तो हाई से लो की ओर आएगी तो इसको नाम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसको, पर्वत समीर कहेंगे। इसका नाम आएगा पर्वत समीर। ठीक है, इस तरीके से ये आपके डायग्राम्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगी हमारे पास में कौन सी, स्थानीय पवनें। कौन सी पवनें, भी स्थानीय, जो किसी स्थान विशेष पर चलेंगी उन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो स्थानीय पवनें कौन कौन सी, या तो गर्म हो सकती हैं या फिर वो कैसी हो सकती हैं, भी ठंडी हो सकती हैं। तो गर्म पवन कौन कौन सी है, तो जैसे एक है हमारे पास में चिनुक पवन है। कौन सी, भी चिनुक। चिनुक पवन कहाँ बहती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला है, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है भी रॉकी। तो ये रॉकी पर्वतमाला यहाँ पर है, इस रॉकी पर्वतमाला से नीचे की ओर पवन उतरेगी, इस तरीके से पवन यहाँ पर चलेगी। इस पवन का नाम है चिनुक पवन है। इसके जैसे ही एक पवन यहाँ पे इटली के आल्प्स पर्वत के से नीचे उतरती है, तो यहाँ पर इसका नाम फॉन आता है। क्या नाम है इसका, यहाँ पे फॉन नाम कहलाता है। क्लियर होगी इतनी बात। फिर उसके बाद में देखें कि यहाँ गिन्नी का तट है, इस गिन्नी के तट पर चलने वाली जो गर्म हवा है, जो रेगिस्तान से आती है गर्म हवाएं, उसको हरमटन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरमटन कहते हैं। और यहाँ पर मिस्र के अंदर चलने वाली गर्म हवाओं को खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खमसीन। विश्व का मानचित्र बनाना और उसमें कुछ पवनें अच्छे तरीके से दर्शा देना। फिर यहाँ से भूमध्य रेखा को, भूमध्य सागर को पार करके इटली में गर्म हवाएं जाती हैं, जिनका नाम है अभी सिमुम नाम है, सिमुम नाम इसका कहा जाता है। और अरब के मरुस्थल में अगर वो हवाएं चलेंगी तो उसका नाम है सिराको। क्या नाम है, सिराको। थार मरुस्थल में चलेंगी तो उसका नाम क्या है,
लो है, ठीक है। पश्चिम बांग्लादेश में चलेंगी हवाएं तो उसका नाम है काल बैसाखी। क्या नाम है अभी? काल बैसाखी। बैसाखी, काल आ गया अभी, काल है ना। तो कब आता है? बैसाख के महीने में, चैत्र बैसाख। चैत्र बैसाख होता है ना, तो चैत्र बैसाख कौन सा महीना होता है? चैत्र बैसाख। चैत्र मार्च का महीना है, बैसाख अप्रैल का महीना है, तो इस टाइम पे गर्म हवा चलेगी, ठीक है। तो काल बैसाखी हो गई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है, यहाँ पे जो चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं, इनका नाम है भी नॉर्वेस्टर। क्या नाम है इनका? नॉर्वेस्टर इनका नाम है। तो ऐसे करके आपने थोड़ा सा जो मानचित्र है उसको भर देना, ठीक है। ठंडी हवा की बात करें तो ठंडी हवा के अंदर कुछ एक हवाएं हैं, जैसे यहाँ पे है अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी हवा है, इसका नाम है पेम्पेरो। पेम्पेरो इसका नाम है, ठीक है, पेम्पेरो। ऊपर ठंड होती है साइबेरिया में, पूरे साइबेरिया में ठंड है, तो यहाँ पे चलने वाली है बुरान। यहाँ पे चलने वाली कौन सी है? बुरान यहाँ पे चलती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ठंडी हवाओं के नाम आपने याद रखने हैं। ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा वायुमंडल संगठन संरचना, एक प्रश्न। वायुदा पेटियां और हवाएं, दूसरा प्रश्न। कितनी लंबी कहानी है? 1 घंटा लग गया इस कहानी को बताने में, तो ये पूरी कहानी आपके 2 प्रश्नों के बराबर है, यानी 10 पेज आपका मैटर हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसको, मैटर ऐसे आपने लिख करके आना।